हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू द्रोणाचार्य आईएएस। आज की इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स का डिस्कशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की जो हमारी पहली न्यूज आई है दैट इज रिलेटेड टू ऑपरेशन जिसके अंदर आपके 30 माओइस्ट जो हैं, जो आपके रेड कॉरिडोर के बस्तर एरिया जो सबसे मेन हब माना जाता है छत्तीसगढ़ के अंदर, वहां पर 30 माओइस्ट को एक ऑपरेशन के अंदर जो है मार गिराया गया है और ये ऑपरेशन आपकी आर्मी के द्वारा टेक ओवर किया गया था। ठीक है, इसके अंदर नाउ हेयर कम्स सम न्यूज़ेस जो आपके लिए इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो ये है कि इंडिया ऑफिशियली इस चीज को टेक ओवर कर रहा है, जहां पर आपके लगभग 100 साल पुराना ये सब चल रहा है, जिसके अंदर पूरी नक्सलबाड़ी वेस्ट बंगाल के अंदर से ये चीज शुरू हुई है। ठीक है, आपकी माओइस्ट जो टेंडेंसी है जिसके अंदर ये आर्म्ड ग्रुप रिबेलियन है जो सरकार के अगेंस्ट जाकर एक एंटी फोर्स क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इस पूरे एरिया को रेड कॉरिडोर एरिया भी कहा जाता है, जिसके अंदर छत्तीसगढ़, बिहार, वेस्ट बंगाल के कुछ रीजन्स आते हैं जहां पर कंप्लीटली नक्सलाइट्स और माओइस्ट के अटैक्स रहते हैं। ठीक है जी, तो ये आपके यहाँ पर हर्डल्स काफी बार देखा गया है जहां स्टेट और इन नक्सलाइट ग्रुप्स के बीच में आमने सामने का टकराव देखा गया है। इन्होंने फोर्सेस के ऊपर अटैक किया है, फोर्सेस ने इनके ऊपर अटैक किया है, जिसमें से एक आज हम पढ़ रहे हैं दैट इज जिसके अंदर 30 लोगों को मार गिराया गया है। ठीक है, रीजन दिया हुआ है बीजापुर दांतेवाड़ा एंड योर कनकेर नारायणपुर बाउंड्री। आफ्टर दैट इसके अंदर सी हेयर इट इज गिवन टुडे our soldiers have achieved another big success in the direction of नक्सल मुक्त भारत अभियान। ठीक है, तो आप ये चीज ध्यान रखिए कि इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियली बोल रही है दैट वी वांट नक्सल मुक्त भारत अभियान, और हमारे होम मिनिस्टर ये डिक्लेयर कर रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर 31 मार्च तक भारत जो है वो नक्सल मुक्त हो जाएगा। ऑलराइट, तो ये चीज आपको थोड़ा सा देख लेना है दैट दीज ऑपरेशंस आर अंडर द एम्बियंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो चीजें हो रही हैं। ऑलराइट, सेकेंड जो आर्टिकल हमारा आया है दैट इज द एक्स कॉर्पोरेशन, जो ट्विटर पहले बोला जाता था, एलन मस्क की कंपनी है। उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज किया है इंडियन गवर्नमेंट को कर्नाटका हाई कोर्ट के अंदर। रीजन बीइंग क्योंकि उनके ऊपर ऑर्डर लगाए गए हैं जिसके अंदर उनके जो कंटेंट है उसे ब्लॉक किया जा रहा है, और जो आपके इसके अंदर मेजर जो इंपॉर्टेंट न्यूज निकल कर आ रही है दैट इज रिलेटेड टू योर पोर्टल दैट इज सहयोग पोर्टल ऑफ होम मिनिस्ट्री। सी हियर इट इज गिवन, होम मिनिस्ट्री का जो आपका सहयोग पोर्टल है जिसे एक्स जो है वो अब कह रहा है इट इज अ सेंसरशिप पोर्टल, क्योंकि ये फैसिलिटेट कर रहा है ऑर्डर्स को जो इशू हो रहे हैं। ठीक है, अगर हम बाय ऑन रिकॉर्ड बात करें तो ये पोर्टल जो है इट वाज डेवलप्ड टू automate the process of sending notices to intermediaries, ensuring the immediate action। ठीक है, एंड वी नीड टू अचीव अ क्लीन साइबर स्पेस। अगर कुछ ऐसा लग रहा है कि साइबर जो एरिना है उसके अंदर कोई भी अनोनिमस कंटेंट जो है वो फ्लोट कर रहा है, तो ये एक पोर्टल बनाया गया था जिसके थ्रू स्टेट एजेंसीज और आपका सेंटर कम्युलेटिवली एक्शन ले सकता है, जिसके अंदर उसके ऊपर सेंसरशिप लगाई जा सकती है। नाउ हेयर इस पिटीशन के अंदर व्हाट दे आर आस्किंग अबाउट इज कि हमारे ऊपर आर्टिकल 69 जो है, सेक्शन 69A जो एम्पावर करता है डायरेक्ट ब्लॉकिंग ऑफ पब्लिक एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, वो ना लगाते हुए आपने जो यूज किया है दैट इज सेक्शन 79 ऑन दी अदर हैंड, जो सिर्फ मियरली एग्जम्प्ट करता है इंटरमीडिएरीज को, ठीक है, फ्रॉम लायबिलिटी फॉर थर्ड पार्टी कंटेंट। तो इस तरीके से इट डज नॉट एम्पावर द गवर्नमेंट टू इशू इंफॉर्मेशन ब्लॉकिंग ऑर्डर्स इन वायलेशन ऑफ सेक्शन 69A। ठीक है, अब यहां पर ये कह रहे हैं कि आपने हमारे यहां 69 ना लगा के 79 के थ्रू जो एक्शन लिया है ये समझ से परे है, इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी कितनी है वो चेक करना है। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये बात सारी सहयोग पोर्टल और इंडिया के IT एक्ट से रिलेटेड है। आपको दोनों ही चीजों के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। ऑलराइट, तो वहां पर आप GS पेपर 2 के साथ कंपैरेटिवली दोनों ही चीजें, जो माओइस्ट वाली है वो GS पेपर 3 में भी चली जाएगी, ठीक है, सिक्योरिटी के अंदर, और जो ये वाला है दैट इज इन द GS पेपर 2। नाउ हेयर सेंटर प्रॉमिस कर रहा है कंसल्टेशंस को
कि इम्पैक्ट स्टडी होगी केरला के ऑफ कोस्ट माइनिंग प्रोजेक्ट के पहले, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये इंश्योर किया है, जो हमने कुछ दिन पहले भी डिस्कस किया था, कि केरला की ऑफशोर पर जो प्रोजेक्ट्स लॉन्च होने वाले हैं, माइनिंग प्रोजेक्ट स्पेसिफिकली, उसके लिए उससे पहले पूरा एक इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट किया जाएगा, जिसके थ्रू ये कोशिश की जाएगी कि वहां पर क्या चीजें किस तरीके से इम्पैक्ट हो और कम से कम नुकसान हो, उस चीज का पूरा ध्यान रखा जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको पता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन वगैरह, हमारे जब कॉन्टिनेंटल शेल्फ के अंदर 12 नॉटिकल माइल्स तक वी हैव अ टेरिटोरियल सी, 24 नॉटिकल माइल्स तक हम उसे कॉन्टिजियस जोन बुलाते हैं, एंड आफ्टर दैट वी हैव एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऑफ नियरली 200 नॉटिकल माइल्स, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये दिया हुआ है, द प्रोडक्शन प्लान जो है दैट विल बी आफ्टर कंप्लीट EIA विल बी इन पब्लिक डोमेन एंड अंडरगो स्टेक होल्डर कंसल्टेशन। पूरी कंसल्टेशन के बाद ही कोई माइनिंग प्रोजेक्ट्स वहां पर लॉन्च किए जाएंगे। अब देखिए मेन इशू पढ़ लेते हैं। जब बिड्स बुलाई गई थी ऑफशोर मिनरल ब्लॉक्स के लिए, तो जो मेन इशू था दैट वाज रेज्ड बाय द फिशर्स एंड मेरीन साइंटिस्ट, बिकॉज जो जहां पर 3 ब्लॉक की बात हुई है, जस्ट अ सेकेंड, जो 3 ब्लॉक्स की बात हो रही है, ये जो दिखाए भी गए हैं इमेज के अंदर अलोंग द केरला कोस्ट, सी हियर इट इज गिवन, ये जो ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3 की बात हो रही है, देखिए यहां पर बढ़ेंगे हम इसको, अंडर ट्रांच 1 ऑफ द केरला कोस्ट आर लोकेटेड इन क्यूलोन बैंक विच इज अ फिशिंग हब एंड बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। तो इन लोगों का मानना है कि ये जो जगह है आपकी क्यूलोन बैंक, ये सीधा पूछ लेगा यूपीएससी कि ये कहाँ पर है। आपको पता होना चाहिए कि ये इंडिया की ही केरला कोस्ट के अलोंग है, ठीक है, जो न्यूज में चल रहा है। तो यहाँ पर अवेलेबल कोलम, परप्पू और क्यूलोन बैंक इज बिटवीन अ वाटर डेप्थ ऑफ 275 to 375 अलोंग द कोस्ट, 70 किलोमीटर दूर है, ठीक है। और यहाँ पर जो डेप्थ है वो भी लगभग 48 to 63 मीटर पर है, इसीलिए वहाँ पर जो है ब्लॉक बनाया गया था। लेकिन लोगों का मानना है कि वो मेन फिशिंग हब है, वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, अगर वहाँ पर माइनिंग की फैसिलिटी स्टार्ट होती है तो हमारे पूरी की पूरी जो इकोनॉमी है वो क्रम्बल कर जाएगी, उसके ऊपर इम्पैक्ट होगा। दैट इज़ वाई इस पूरे केस के अंदर एक अलग डायरेक्शन के साथ बात करने की कोशिश की जा रही है, ठीक है जी। तो ये आपको समझ लेना है, इट इज़ अलोंग दी केरला ऑफशोर केस जो हमने पहले भी देखा है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है दैट इज फ्रॉम हेयर, यहाँ पर आपके अफ्स्पा की बात हो रही है। आर्मी ने कुछ और एडिशनल एरियाज के अंदर फिर से अफ्स्पा की मांग की है। सबसे पहले जान लेते हैं व्हाट इज दिस लॉ अबाउट। आर्मी को स्पेशल प्रोविजंस देता है, दैट इज आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल प्रोविजन एक्ट, ऑलराइट। ये आपके कुछ स्टेट्स के अंदर प्राइमरीली मिनिस्ट्री ने रिवाइज किया है स्कोप ऑफ अफ्स्पा। इन नॉर्थ ईस्ट की आसाम, नागालैंड, अरुणाचल एंड मणिपुर के अंदर है, जिसके अंदर आपकी 1958 का एक लॉ है जो प्रोवाइड करता है स्पेशल पावर्स टू द आर्मी, ठीक है, जिसके अंदर वो किसी को भी मारने का अधिकार देता है अगर कॉन्ट्रावेंशन में है लॉ के, अरेस्ट करने का, सर्च करने का विदाउट अ वारंट, एंड ग्रांट प्रोटेक्शन फ्रॉम प्रोसिक्यूशन एंड लीगल सूट्स विदाउट द यूनियन गवर्नमेंट सेक्शन। तो बेसिकली आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये एक ऐसा कानून है जिसने मिलिट्री को स्पेसिफिकली एक्सेसिव पावर्स दे रखी हैं ताकि वो अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करते हुए, लोकल पीपल के राइट को प्रोटेक्ट करते हुए एक्स्ट्रा एफर्ट्स ले सके अगर उन्हें कुछ भी एनोनिमस एक्टिविटीज दिख रही हैं, ऐसी एक्टिविटीज दिख रही हैं विच आर नॉट इन द फेवर ऑफ द स्टेट, ठीक है। तो उस चीज से रिलेटेड आपका अफ्स्पा एक्ट यूज होता है, लेकिन इसके यूज को काफी कंट्रोवर्शियल माना जाता है, रीजन बीइंग कि आप स्टेट को एक्सेसिव पावर्स दे रहे हैं जो नहीं होना चाहिए, राइट, ठीक है। क्योंकि आप बिना आपने पढ़ाई है उसके अंदर वो मार भी सकते हैं, उसके अंदर वो डिटेन भी कर सकते हैं, उसके अंदर वो चेक भी कर सकते हैं विदाउट वारंट। तो ये नॉर्मल फंडामेंटल राइट्स के एम्बिट से थोड़ा सा बाहर चला जाता है, इसीलिए अफ्स्पा हमेशा कंट्रोवर्शियल रहता है। यू कैन रिलेट इट विद योर जीएस पेपर 3, ऑलराइट, सिक्योरिटी वाले पोर्शन में आ जाएगा। आफ्टर दैट देयर इज अ न्यूज फ्रॉम हेयर, रशिया के एक एनवॉय हैं जिन्होंने कहा है कि जो मिलिटराइजेशन कंसर्न्स चल रहे हैं आर्कटिक सर्कल के अराउंड, उसके अंदर इंडिया के ऊपर स्पेसिफिकली बैंक किया जा सकता है क्योंकि इंडिया के ऐसे कोई टारगेट्स नजर नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो ये पूरी एक समिट चल रही थी जिसके अंदर स्पेसिफिकली डिस्कशन जो है दैट वाज रिलेटेड टू दी आर्कटिक कॉन्फ्रेंस यूनाइटिंग नॉर्थ एंड साउथ फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट,
इसके अंदर इन्होंने कहा है कि जिस तरीके से यूरोपियन नेटो नेशंस और अमेरिका जो है वो मिलिटरीराइजेशन करने की कोशिश कर रहा है आर्कटिक सर्कल के अराउंड, वो चीज़ काफ़ी खतरनाक साबित हो सकती है और वहाँ पर नेशंस के इंटरेस्ट कॉन्ट्राडिक्टरी मैनर में जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन वी वैल्यू इंडियाज कंस्ट्रक्टिव अप्रोच इन द एशिया आर्कटिक रीजन सिंस इट्स असेशन एज एन ऑब्जर्वर इन 2013, ठीक है। जिस तरीके से इंडिया ने काम किया है ऑन क्लाइमेट चेंज, एटमॉस्फेरिक स्टडीज, जियो साइंसेज, ग्लेशियोलॉजी, पोलर बायोलॉजी, ये इंपॉर्टेंट है और इसी एस्पेक्ट को चलते आर्कटिक काउंसिल बनाया गया था। लेकिन अब जो रिसेंट वहाँ पर डेवलपमेंट्स हो रही हैं वो काफ़ी कंसर्निंग है और इसीलिए वे लुक अप टू इंडिया एज अ पोटेंशियल कैंडिडेट या एज अ पोटेंशियल पार्टनर जो इस कंसर्न्स को अच्छे से समझ पाएगा और इसमें अच्छे से हेल्प कर पाएगा, ठीक है। तो ये दोनों ही न्यूज़ आपके लिए इस पेज से इंपॉर्टेंट है। देन देयर इज अ न्यूज़ फ्रॉम पार्लियामेंट सेशंस। यहाँ पर जो मेजर न्यूज़ चल रही है, अगेन आपको पता है इस बार डीलिमिटेशन इज वन ऑफ द इश्यूज कैरिंग आउट, ठीक है। अगेन डीएमके दैट इज तमिलनाडु के जो एमपीज हैं वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि आपके यहाँ पर जो डीलिमिटेशन की जो प्रोसेस हो वो फेयर हो। अभी शुरू कर दिया है, क्यों कर दिया है नहीं पता, बट यस इस बार के पार्लियामेंट का मेजर फोकस इशू ये बना हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट, बिलीव इंडिया विल कट टैरिफ सब्सटेंशियली। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कॉन्फ्रेंस के दौरान कि आप इंडिया के ऊपर क्या स्टांस रखते हैं, आपकी उनके साथ मीटिंग भी हुई है मोदी जी के साथ, तो ही इज सेइंग दैट हमारे जो रिलेशंस हैं वो बहुत अच्छे हैं, ऑलराइट। लेकिन एक प्रॉब्लम जो इंडिया के साथ है वो ये कि वो हमारे गुड्स के ऊपर बहुत ज़्यादा टैरिफ्स लगाते हैं। तो वी होप कि जो महीने का टाइम उनको दिया हुआ है, अदरवाइज अप्रैल 2 से वो रिटेलिएटरी टैरिफ्स फेस करेंगे, डबल जितना वो कर रहे हैं उतना ही हम करेंगे, ठीक है। तो वी होप कि अपने आप ही इंडिया सब्सटेंशियली अपने टैरिफ रेट्स को कम कर ले ताकि फिर उसी हिसाब से हमारे रिलेशंस चल सकें। मोरोवर इसी कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने जो मेजर इम्पटस दिया दैट वाज ऑन दी ईस्ट इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि स्पेसिफिकली चाइना को काउंटरवीन करते हुए, अलग थलग करते हुए ये जो देश हैं ये आपस में मिलकर ये मेजर इकोनॉमीज सारे अच्छे गुड कंट्रीज़ का कोलैबोरेशन है एंड वी हैव अ क्वाड समिट ऑल्सो। तो कुल मिलाकर बात ये है कि पॉजिटिव एंड पर है, बस टैरिफ रेट्स का इशू है जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इंडिया उसे बायलैटरली सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है जी। तो ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है आज के पेपर से। यहाँ से आफ्टर दैट वी हैव वन साइंस पेज के ऊपर ये आर्टिकल आया है दैट टीबी क्राइसिस एंड वुमेन व्हाई जेंडर इशू मैटर मोर देन एवर। देखिए इसके अंदर ये बताया गया है कि इंडिया वन ऑफ दी हब है जहां पर टीबी के केसेस सबसे ज्यादा देखे गए हैं, ठीक है। ये देखिए एन एस्टिमेटेड 3,31,000 डेथ अकर्ड ड्यू टू टीबी इन 2022 रिप्रेजेंटिंग 23 डेथ पर लाख पीपल, ऑलराइट। एंड उसके बाद आपकी जो पोर्शन है दैट इज 27% है ग्लोबल इंसिडेंस का। तो इंडिया के अंदर जो स्टांस है टीबी के रेट का वो बहुत ज़्यादा अलार्मिंग है। उसके अंदर भी सिचुएशन और ज़्यादा वर्सन हो जाती है जब केस वुमेन का आ जाता है। रीज़न बीइंग क्योंकि एक सबसे पहला तो इन लोगों का जो डिपिक्शन है वही बहुत मुश्किल है, ये आप कह सकते हैं अपरूट करना कि हाँ ये टीबी पेशेंट है, क्योंकि वो मेडिकल अप्रोच तक जाती ही नहीं है लेडी, और अगर चली जाती है तो उसको जो ट्रीटमेंट है क्योंकि वो थोड़ा कॉस्टली है उस चीज़ के लिए उसको अपीयर नहीं करने देते हैं। इफ़ इट इज़ हैपनिंग देन आफ्टर दैट जो उसके कंसिक्वेंसेस है जिसके अंदर आपकी वुमेन के साथ जो मेंटल टोल और जिस तरीके से डिस्कलरेशन और वीकनेस वगैरह आती है उसकी वजह से आपकी वुमेन जो है वो खुद ही क्विट करना शुरू कर देती है, ठीक है। तो ये कुछ इश्यूज बताए हुए हैं। दे डील विद मल्टीपल हर्डल इंक्लूडिंग स्टिग्मा, लैक ऑफ हेल्थ सीकिंग बिहेवियर एंड पॉवर्टी, नॉर्मलाइजेशन ऑफ सिम्टम्स, ठीक है। इस तरीके से अक्रॉस इंडिया देयर आर मल्टीपल केसेस ऑफ वुमेन बीइंग अबंडेंट व्हेन डायग्नोज्ड विद टीबी। ये भी एक केस सामने आया है कि अगर पता चल जाए कि टीबी है तो वुमेन आर बीइंग अबंडेंट बाय देयर ओन फैमिली मेंबर्स, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लास्ट में आके टारगेट्स में आपको अपने कुछ स्टैट्स मिल जाएंगे, जैसे इंडिया ने एलिमिनेटिंग टीबी बाय 2025 का टारगेट रखा था, बट अभी हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। सो वी हैव 2022 के अंदर हमने अपना प्लान पूरा रिवाइज किया है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट टारगेट के हिसाब से भी 80% रिडक्शन जो है इंसिडेंस के केस में माना गया है। निक्षय पोषण योजना चलाई हुई है यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने, जिसके अंदर डीबीटी हर एक
डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है हर एक मंथ टीबी पेशेंट्स को 1000 रुपीज़ का, ठीक है। टीबी मुक्त भारत अभियान चला हुआ है। तो बेसिकली कहने का मतलब है ये लास्ट में आपके पूरे स्टैट्स आपको एक जगह मिल जाएंगे कि टीबी से रिलेटेड इंडिया का ऑफिशियल स्टांस क्या चल रहा है, इन विच यू विल गेट टू नो अबाउट द निक्षय पोषण योजना जिसमें डीबीटी हो रही है 1000 रुपीज़ की, प्रधानमंत्री मुक्त भारत अभियान, टीबी मुक्त भारत अभियान अब फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड टू प्रोवाइड एडिशनल न्यूट्रिशनल सपोर्ट दे रहे हैं हम इसमें, ठीक है। इंडिया की रिपोर्ट 2023 नोट करती है दैट गवर्नमेंट प्रिवेंशन इज वन ऑफ द 4 क्रिटिकल पिलर्स ऑफ इंडियाज फर्स्ट अगेंस्ट टीबी, ठीक है। तो सेवरल इनिशिएटिव्स लगा रहा है डीबीटी से लेके आपकी गवर्नमेंट सपोर्ट तक टीबी को रिमूव करने के लिए, लेकिन नंबर जो है स्टैट्स जो हैं अभी भी अलार्मिंग है। तो ये पूरा का पूरा जो आज का आपका इंसिडेंट आया है दैट इज रिलेटेड टू ट्यूबरक्लोसिस, जो आपको एक बार अच्छे से रीड आउट करना है, ठीक है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है इंपॉर्टेंट, दैट इज फ्रॉम टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट, हाउ डू हैबिचुअल ऑफेंडर लॉज डिस्क्रिमिनेट। ये पूरी एक कहानी शुरू हुई है जब पिछले साल सुप्रीम कोर्ट के अंदर कास्ट बेस्ड अलग अलग सेक्शंस को डिफरेंशिएट करने की बात आई, और उसी के अंदर एक क्वेश्चन आया कि हैबिचुअल ऑफेंडर आपने किसको कहा है। ये वर्ड बड़ा ही नॉर्मल सा है जिसके अंदर आपने मान ही लिया कि है कि ये इंसान तो हैबिट है इसकी कि ये ऑफेंस करेगा ही करेगा। लेकिन कमाल की बात ये है कि भारत के इतिहास में ये वर्ड यूं ही नहीं ओरिजिनेट हो गया है, इसकी एक बहुत बड़ी स्टोरी है और टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट के अंदर आज उसी के बारे में पूरी लंबी चौड़ी बातचीत की गई है। नाउ सी हियर इट इज, व्हाट इज द ओरिजिन। नेशनल कमीशन फॉर नोमैडिक डीप नोमैडिक ट्राइब, जब भीखू रामजी इडाटे इसको पढ़ रहे थे तो उन्होंने देखा कि ये जो रेगुलेशन है इट इज नियरली बैक डेट टू 1793, ठीक है। जब आपके यहाँ पर आईपीसी और सीआरपीसी आए उन्होंने भी कुछ लोगों को इसी तरीके से टेक ओवर कर लिया। देखिए यहाँ पर है द पीपल, देयर वाज अ मैकेनिज्म टू मेंटेन अ रजिस्टर ऑफ डेकॉइट्स एंड ठग्स before culminating into Criminal Tribes Act. It was through this act, that is the act of Criminal Tribes Act, the Idate Commission notes the phrase criminal tribe जो है वो पहली बार न्यूज में आया, और ये जो सिस्टम ऑफ रजिस्ट्रेशन है कि ये लोग ठग करते हैं, डकैती करते हैं, उनका रजिस्ट्रेशन का सिस्टम शुरू हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर क्या था कि कोई एक गैंग या ट्राइब या क्लास ऑफ पीपल, उन्हें क्रिमिनल डिक्लेयर कर दिया जाता था एंड वाज स्ट्रेंथन्ड थ्रू आउट द नेक्स्ट फ्यू डेकेड्स, ठीक है। तो इसके बाद जब कॉलोनियल लॉज जो है इंडिया के अंदर स्टार्ट हुए तो उसके अंदर इन्हें क्रिमिनल बोल दिया गया। सी हियर, Himachal Pradesh adopted laws on habitual, all of them moved away from the premise of classifying communities and prone to crime by defining a habitual offender in terms of the convictions they have. तो इसके हिसाब से ये चीज है कि आपने जो पूरा डाटाबेस बनाया, जो रजिस्ट्रेशन पूरा डाटा आया हुआ था, उसके हिसाब से आपने वर्ड प्रोन टू क्राइम ना लगा के यूज करना शुरू कर दिया हैबिचुअल ऑफेंडर, कि ये इंसान क्राइम करेगा ही करेगा। तो आपने ये मान लिया खुद से कि हाँ जी आप इसको इस कैटेगरी में डाल रहे हैं, ठीक है। तो सी हियर इट इज, दी सीटीए इंक्वायरी रिपोर्ट ने भी बताया दैट रीफ्रेमिंग हैबिचुअल ऑफेंडर लॉज बाय सेंटरिंग इंडिविजुअल्स ओवर कम्युनिटीज मोर देन अ डेकेड लेटर। लोकल कमेटी ने भी ये चीज बात की कि डी नोटिफाइड ट्राइब्स ने देखा दैट ये उनकी एंटी सोशल हेरिटेज है। मतलब बेसिकली ये जो आपकी टर्म है, ये जो आपके डी नोटिफाइड ट्राइब्स हैं उनको being a thug, belong to a gang of dacoits, living on the earnings of prostitution, half a dozen entries on lurking, तो ये हैबिचुअल ऑफेंडर बना दिए गए और इन्हें प्रिजन्स के अंदर अलग तरीके से ही इनके साथ बर्ताव होना शुरू हो गया, ठीक है। लेकिन केस कब चीजें बदली, जब राजस्थान के अंदर एक आपके सबर, बुधन सबर, इनकी जो है वो एक डी नोटिफाइड कम्युनिटी से बिलोंग करते थे वेस्ट बंगाल की, उनकी प्रिजन के अंदर ही डेथ हो गई। तब पूरे देश के अंदर फिर से माहौल गरमाया और इस चीज के ऊपर मुद्दा उठा, ठीक है। आफ्टर दैट सी हियर मिस्टर सबर्स डेथ, एडवोकेसी ग्रुप बनाया गया डी नोटिफाइड एंड नोमैडिक ट्राइब के राइट को लेकर, इनके एक्शन ग्रुप को लेकर, ठीक है। जहां पर ये चीज नाम की गई, वो हर महीने मैगजीन लॉन्च करते थे, ठीक है, कि इन कम्युनिटीज के द्वारा क्या इश्यूज फेस होते हैं। एंड आफ्टर दैट सी इट इज रिटन हियर,
कि जो DNDRAG हैं उन्होंने ह्यूमन राइट्स कमीशन और यूनाइटेड नेशंस के अंदर रिपोर्ट भेजी कि ये बहुत ही मीनियल सी चीज़ है कि आपने बाय डिफ़ॉल्ट मान लिया है दैट दे आर हैबिचुअल ऑफेंडर्स, और इस तरीके की जो ट्राइब्स हैं जिन्हें क्रिमिनल ट्राइब्स या डीनोटिफाइड ट्राइब की कैटेगरी में डाल दिया है, ये चीज़ सही नहीं है। ऑलराइट, तो ये पूरा चलते चलते आपका जो पूरा मामला है मार्च 2007 के अंदर और लगभग 2000 के अंदर आपके हैबिचुअल ऑफेंडर टर्म्स को लेकर फिर से चीज़ें आई। 2014 में ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री ने ये चीज़ बोली है दैट द टैग ऑफ क्रिमिनलिटी अटैच्ड टू द DNTs एंड टू द नोमैडिक वे ऑफ लाइफ persists to the present today. The explanation lies in good measure in the Criminal Tribe Act being replaced in many states by Habitual Offender Act. ठीक है, तो अब क्या रिएक्शन है इसके ऊपर? DY चंद्रचूड़ ने कहा था, जो पहले दो हमारे CGI रह चुके हैं, that habitual offender legislation were enacted to replace the Criminal Tribe Act. जो क्रिमिनल ट्राइब एक्ट था उसकी जगह आपने वर्ड क्या यूज करना शुरू कर दिया था? हैबिचुअल ऑफेंडर। लेकिन कुछ स्टेट्स हैं वो अभी भी मेंबर्स को जैसे जो क्रिमिनल ट्राइब है या डीनोटिफाइड ट्राइब्स है वो उन्हीं को ही हैबिचुअल ऑफेंडर की लिस्ट में मानती है। ठीक है, तो एक तरीके से ये भी कह सकते हैं कि हैबिचुअल ऑफेंडर जो है वो बेसिकली यूज ही डीनोटिफाइड ट्राइब्स को टारगेट करने के लिए हुआ है। ठीक है, तो अब ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है एंड दैट इज़ वाई ये पूरा का पूरा मामला सामने आया है। नाउ इसके अंदर होम अफेयर्स और मिनिस्टर ने कहा है कि इसको टेक ओवर करने की ज़रूरत है, लेकिन कुछ स्टेट्स हैं जो अभी भी स्टेट्स अलग दे रही हैं। जैसे यहाँ पर आपके लास्ट में मिल जाएगा, तेलंगाना हैज़ कॉल्ड द लॉ प्रिवेंटेटिव। यूपी ने कहा है कि इनके यहाँ कोई हैबिचुअल ऑफेंडर है ही नहीं, तो रहे या ना रहे क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, और गोवा ने कहा है दैट सिंस देयर आर नो DNTs तो देयर इज नो स्कोप ऑफ लॉ बीइंग मिसयूज्ड। कुल मिलाकर बात यह है, स्टेट्स अभी भी क्लियर स्टेट नहीं कर रही है कि हैबिचुअल ऑफेंडर को वो किस तरीके से देख रही है। अगर मैं आपको लूप होल में एक पूरी स्टोरी सुनाऊं तो बात यही है कि पहले के मामले में कॉलोनियल लेगेसी के टाइम से जो ट्राइब्स होते थे ठग करते थे डेकोटी, उनके नाम पे रजिस्ट्रेशन होना शुरू हुआ, उनके नाम से ट्राइब क्रिमिनल एक्ट बना, जिसके चलते लोगों को फिर उसी कैटेगरी के अंदर डालना शुरू कर दिया। आफ्टर दैट वो एक्ट रिपील हो गया, लेकिन उसकी जगह जो वर्ड यूज होने लगा दैट इज हैबिचुअल ऑफेंडर। और कहीं ना कहीं उन ट्राइब्स को डीनोटिफाइड ट्राइब्स और जो क्रिमिनल ट्राइब्स उनको उपाधि दे दी गई, उसी के अंदर हैबिचुअल ऑफेंडर्स उनको कंसिडर किया जाने लगा एंड टाइम एंड अगेन उन्हीं को इसके एक्ट के अंदर परस्यूट करते रहे। ठीक है, जिसके चलते अब ये बहुत लंबी लेगेसी हो गई है एंड दैट इज़ वाई सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चंस उठाए कि अब ये कब तक चलेगा एंड आप इसको किस तरीके से इसको एलिमिनेट कर देना चाहिए, क्योंकि ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का हिस्सा है। ठीक है जी, तो ये पूरा मामला बिल्कुल ऑल टुगेदर नया निकल कर आया है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, समझना है इस चीज़ को कि किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं। इसके बाद जो हमारा आज का आर्टिकल है दैट इज फ्रॉम हेयर, हाउ ट्रम्प इज ड्राइविंग एशिया टू डाइवर्सिफाई अवे फ्रॉम US। अगेन बहुत ही सिंप्लीफाइड मैनर में एक लैंग्वेज में आपको एक ही जगह आर्टिकल में ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि किस तरीके से जो डोनाल्ड ट्रंप ने स्टार्ट कर दिया है, वॉर ट्रेड स्टार्ट कर दिया है, टैरिफ वॉर वगैरह स्टार्ट कर दिया है, तो वो कहीं ना कहीं विद इन एशिया रास्ते खोल रहे हैं। बिकॉज चाइना जो ऑलरेडी एक मौका देख रहा था बीइंग द सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी, कि कब वो फ्रंट स्टेज पर आकर अपनी गेम खेल सकता है या सभी देशों के लिए एक बूस्ट का कारण बन सकता है, तो वो शायद कहीं ना कहीं अब उन्हें मिल जाएगा बिकॉज USA ने अपने डोर्स कहीं ना कहीं पार्शली शट डाउन कर लिए हैं। ठीक है, तो इसके अंदर एशिया के अंदर ही अपनी स्ट्रीम स्ट्रेटजीज को डाइवर्सिफाई करने की बात की गई है। अब इसमें कितना सही है या नहीं है वो चीज़ देखने लायक रहेगी, बट येस लोग अब डॉलर से हटके भी ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं और वो जो कोल्ड वॉर या वर्ल्ड वॉर के बाद जो सिनेरियो था जिसके अंदर US को एज मेजर पावर, हेजिमन पावर देखा जा रहा था, कहीं ना कहीं अब उसके अंदर जो है डिटोरेशन देखी जा रही है। इट इज़ ऑलरेडी नोन एज मल्टीपोलर वर्ल्ड। उसके अंदर कौन सा पोल कितना स्ट्रांगली फिक्सेट कर रहा है वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। राइट, सो नेक्स्ट हेयर वी हैव, यहाँ पर जो न्यूज़ आ रही है अगेन कनाडा के PM कैरने, इन्होंने स्नैप कर दिए हैं इलेक्शंस, ऑलराइट, और आपके पुतिन जो हैं वो रशिया का सपोर्ट देने से मना कर रहे हैं। मेजर जो आ रही है एक आ रही है, हमास ने फिर से रिटेलिएट किया है बिकॉज इजराइल ने गाजा के ऊपर फिर से अटैक कर दिया है।
तो हमास एक्टिवेट हो गए हैं, हौदीज आपने देखा यमन में एक्टिवेट हो रखे हैं, तो दीज आर रिबेल ग्रुप्स जो आपको पता होने चाहिए। यूएस अभी भी रशिया और यूक्रेन के बीच में बातचीत करने के लिए इंटरमीडिएट कर रहा है और ये सारी बातचीत हो रही है सऊदी अरेबिया में, ठीक है। तो मेजर आज कुछ इतना इंपॉर्टेंट आया नहीं है वर्ल्ड पेज के ऊपर, वही चीज़ें हैं जो रिपीटेटिव मोड में हैं। बस आपको वो एक आर्टिकल पढ़ना है जहाँ यूएसए का रोल किस तरीके से एशिया के पॉलिटिक्स को ड्राइव कर रहा है, वो चीज़ देखनी है। Alright, so that's all from today's newspaper discussion. I hope you will like the video, and for more such informative videos, stay tuned to Dronacharya IAS.